तो एक्सोगैमी जो है, देखो पढ़ाई लिखाई तो एक विषय है ही है कि आप पढ़ लिख गए, लेकिन उसके बाद ये एकमात्र ऐसा फैक्टर समझ में आता है, और रेशनैलिटी थोड़ी सी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये एक दो बातें हैं जिनसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। वरना ये कहा जाता है कि जब आदमी ऑफिस जाता है तो कोट पहन कर जाता है और जाति उतार के टांग देता है, और जब वापस आता है तो जाति फिर पहन लेता है। इस तरीके के फ्रेज और जुमले यूज किए जाते हैं। ठीक, जाति को समाप्त करना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं। जैसे अब रेशनल एग्जाम्पल की बात हो रही है, तो एक कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन, जिसका जिक्र मैंने कल भी करा था, संस्कृतिकरण। ये कंसेप्ट दिया था एम एन श्रीनिवास ने, एक सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका जिक्र आएगा अभी, एम एन श्रीनिवास। इन्होंने क्या करा था, इनका ही मानना था कि कोई भी जाति, क्या मतलब इनके सामने एक सवाल आया कि क्या कास्ट सिस्टम चेंज हो सकती है, क्या कास्ट सिस्टम, क्या जो वर्ण व्यवस्था की जो हायरार्की है ये कभी खत्म हो सकती है। तो इन्होंने एक स्टडी करी, तो इन्होंने पहले इस जो संस्कृताइजेशन है इसको उन्होंने ब्राह्मणीकरण कर दिया। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई कोई व्यक्ति है जिसकी कास्ट मान लो चमार है जाति से, और कुछ समय के बाद 10-20 साल बिजनेस करने के बाद मान लो एक वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है, एक वो इंडस्ट्री लगा लेता है, और उसकी लाइफ स्टाइल कमोबेश सवर्णों जैसी हो जाती है। ठीक, इंडिया में तो कास्ट सिस्टम में सवर्ण ही आइडियल है, ठीक उनके जैसी हो जाती है। तो क्या वो अपनी हर व्यवस्था, हर अपनी आदत में, हैबिट्स में, लाइफ स्टाइल में अगर उनके जैसा हो जाता है तो क्या वो समर्थ हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन मार्क था। तो उन्होंने कहा कि इसका सवाल ये है कि चूंकि ये बहुत ही रिजिड सिस्टम है, बहुत ही रिजिड सिस्टम है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये लोग लगातार कई पीढ़ियों तक लगातार ट्राई करते रहें तो ये संभव है कि जो है, और अपर कास्ट है मान लो कि सवर्ण, वो उनको धीरे धीरे स्वीकार करे, तो ये संभव है कि उनकी कास्ट अपलिफ्ट हो जाए। ठीक, ये पीढ़ियों में होगा, एक दो अपनी जनरेशन में पॉसिबल नहीं है। इसका ये भी हुआ कि, और एक चीज बताता हूं, जब एम एन श्रीनिवास ने स्टडी करी 1955 के समथिंग, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 2350 कास्ट है, जिनकी 74750 सब कास्ट है। जैसे ब्राह्मण में 20 टाइप के ब्राह्मण मिलेंगे, है ना, सिर्फ एक ही जाति में, तो सब कास्ट बहुत ज्यादा है। और आज की जब स्टडी होती है तो माना जाता है कि करीब 7200 कास्ट हो चुकी हैं। तो एक चीज ये निकल कर आई कि जो नीचे की जातियों ने ऊपर की जातियों का अनुसरण किया, उनके जैसा रेफरेंस ग्रुप मानकर उनके जैसे बनने की कोशिश करी, तो नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, एक दिक्कत है, कई बार तो उनको एक्सेप्टेंस मिला, और कई बार क्या हुआ कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये अपनी जाति के रहे नहीं, चूंकि इससे बेहतर लाइफ स्टाइल अचीव कर चुके थे, तो उससे उपजातियां बननी शुरू हुई, सब कास्ट जिसको बोला जाता है। तो ये बताने की कोशिश है हमारी कि जो जो कास्ट सिस्टम को एकदम से इरेडिकेट करना, खत्म करना इतना पॉसिबल नहीं है। एक ही एंगल है कि अगर ये जो है रेशनैलिटी आए और जो है ये एक्सोगैमी होने लग जाए, तो जाकर ये थोड़ा सा शिथिल पड़ जाएगा। खत्म होने की संभावनाएं 100-200 साल में हो तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही रिजिड सिस्टम है, और बेसिकली ये डिवीजन ऑफ लेबर से जुड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है ना, तो ये है। और कोई सवाल, किसी कुछ पूछना है, कल का कुछ पूछना है? हाँ जी, नहीं, चलिए स्टार्ट करिए। तो आप लोग लिखेंगे आज? हाँ जी, अच्छा, आउटलाइन ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात करें हम लोग? भारतीय समाज की विशेषताओं की। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक, उसमें हम लोग बात करें कास्ट सिस्टम की। तो आज हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। लिखिएगा हेडिंग, एवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, लिख लो।
बहुत ज्यादा जरूरत तो थी नहीं। उद्विकासी सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत लिखिएगा, उद्विकासी सिद्धांत। देखो, जो उद्विकासी सिद्धांत है, पहले तो इसका थोड़ा सा समझ लूं। कई जो थेरीज आपने लिखी हैं, ठीक है, कई थेरीज लिखी हैं, रेशियल थेरी, ऑक्यूपेशनल थेरी, ट्रेडिशनल थेरी, एवोल्यूशनरी थेरी, इन सब का एक ही पर्सपेक्टिव है कि अलग अलग जो थिंकर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम का जो फिनोमिना इंडिया में है, ऐसा कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम का फिनोमिना कहीं पूरी दुनिया में है ही नहीं, ठीक। और ये थोड़ा बहुत आपको इंडिया के आसपास के देशों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसके जो है फंक्शंस हैं, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो अलग अलग तौर पर इंडियन जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, उनसे ज्यादा तो बाहर के लोगों ने इसके बारे में स्टडी करी। लिखिएगा, कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम, कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम, जाति व्यवस्था अचानक या किसी विशेष तिथि में, जाति व्यवस्था अचानक या किसी विशेष तिथि में, किसी विशेष तिथि में, किसी विशेष तिथि डेट में अस्तित्व में नहीं आई। डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑल ऑफ ए सडनली या ऑल ऑफ ए सडन, और एट ए, और एट ए पर्टिकुलर डेट, but it is the result of long process, लेकिन यह सामाजिक विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यह सामाजिक विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। long process, but it is a result of long process of the social evolution based on, ठीक। अब जब चूंकि उद्विकासी सिद्धांत की बात आप लोगों ने करी दी है, तो देखो बताते हैं। देखो, जो सोसाइटी में सबसे पहले एक आदिम व्यवस्था थी, ठीक। आप एंशियंट बोल सकते हो इसे, या प्री एंशियंट बोलिए आप इसे, प्री एंशियंट टाइम, ठीक, पीरियड। अब यहां पर क्या था कि ये जो समाज है, ये बेसिकली अनसिविलाइज सोसाइटी है, अनसिविलाइज सोसाइटी है, ठीक, या असभ्य समाज है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? जब असभ्य समाज है, यहीं से कुछ और रूट्स में निकाल के बताऊंगा जो आगे आपके काम आ जाएंगे। समाज को सही तरीके से संचालित करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? एक व्यवस्था चाहिए होती है, और वो व्यवस्था नहीं थी, ठीक। तो लोग एक तरीके से यायावर जिंदगी जीते थे, बैरबेरिक टाइप लाइफ थी उनकी। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे माइंडसेट इनका डेवलप होता चला गया, माइंडसेट डेवलप हुआ, तो उसके बाद सबसे पहले जो एक कबीले होते थे, जो आदिम समाज था, इसमें कबीला बनना स्टार्ट हुआ, ठीक। और जो कबीले होते थे, इनका एक जो है सरदार तय हुआ कि ये कबीले को, या कबीले की जो फंक्शंस है, उसको लीड करेंगे पूरे सिस्टम को, ठीक। तो ये लोग क्या मनाते थे, इनका जो, और जो ये कंसेप्ट निकल कर आया, धर्म का कंसेप्ट जिसे आप समझते हो, इसको सबसे पहले टर्म बोला जाता था टोटम। टोटम को आप हिंदी में समझ सकते हो टैबू की तरह, एक दूसरा टैबू की तरह समझ सकते हो, या टोटम ही कहो। तो टोटम का मतलब होता है प्रतीक, सिंपली प्रतीक। जैसे कौवा की पूजा करना, मान लो किसी भी पंखे की पूजा करने लग जाओ, इस कैमरे की पूजा करने लग, कोई भी चीज एक टोटम है। मॉडर्न टाइम में अब ये सब चीजें आप टोटम बोल सकते हो, तब के टाइम में वो लोग पूजा करते थे। कारण क्या था कि लोगों का जो दिमाग है उस स्तर पर विकसित नहीं हो पाया था,
तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, लोग पूजा करने लगे, जैसे भूत प्रेत जैसा जो कंसेप्ट आज हम समझते हैं कि है या नहीं है, इसकी लोग पूजा करते थे। क्योंकि जैसे तेज आंधी आई, बारिश होने लगी, तेज हवा चली, पेड़ गिरे, ठीक, तो इनको लगा कि अगर हम इनकी पूजा आराधना करते हैं अलग अलग तरीके से तो ये रुक जाएगा। कोइंसिडेंटली मान लो रुक गया, तो लोगों का उसमें बिलीव हो गया, ठीक, कि हाँ ऐसे ये रुकता है। तो लोग इस तरह से इनकी पूजा करने लगे। जब माइंडसेट और डेवलप हुआ लोगों का, तो लोग प्रकृतिवादी हो गए। प्रकृतिवादी, प्रकृति की पूजा करना स्टार्ट किया, ठीक। और प्रकृति की पूजा करने में लोगों का जो माइंडसेट, अब यहाँ मेटाफिजिकल सिचुएशन में आ गया। मेटाफिजिकल सिचुएशन का मतलब होता है ना तो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी और ना बहुत ज्यादा मॉडर्न की सिचुएशन, इस बीच में आ गए। और तीसरी जो सिचुएशन आई उसे साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, जो आज की है, ठीक। तो इस सिचुएशन में अब आदमी अपने आप को कम से कम पूरी दुनिया में सभ्य तो कहलाने की स्थिति में है ना। क्या आज के जो लोग हैं 21वीं शताब्दी के, वो अपने आप को सभ्य तो कहते ही है ना, कि हम सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड जो है मैन है। तो ये क्रम है। लेकिन इसमें सब दिक्कत क्या है कि जो ये सिस्टम डेवलप हुआ, तो जाहिर सी बात है लोगों के जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसमें यही तय नहीं था कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी बीबी है, कौन मेरी पत्नी है, कुछ भी नहीं फिक्स है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो कोई भी व्यवस्था चलती है तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। कोई भी समाज चलता है तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए होती है। उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये सारी संस्थाएं, इनका निर्माण हुआ। चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे प्रथाएं हो, चाहे विवाह हो, चाहे परिवार हो, ठीक, और चाहे नातेदारी व्यवस्था हो, ये सारा जो सिस्टम निकल कर आया और बहुत कुछ, ये सब जो है एक सोसाइटी को एक ऑर्डर देने के लिए किया गया, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का नियम है कि जो होशियार होता है वो रूल करना चाहता है। तो जो उस दौरान होशियार थे उन्होंने भाई रूल किया। अब ये जैसे बोला जाता है, जैसे कल किसी ने कहा था, आगे एक स्टूडेंट बैठा था, उसने कहा था कि हाँ वो द राइजिंग ऑफ शूद्रा वाली बात आई थी, है ना। तो राइजिंग ऑफ शूद्रा में अशा शूद्र और चांडालों का भी वर्णन देखने को मिलता है। अब जैसे आप अंबेडकर को पढ़ो, अंबेडकर भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक। तो उनकी किताबें हु आर शूद्राज, शूद्र कौन थे, ठीक, उसमें वो 4 वर्ण ही नहीं बताते, उस किताब में वो 3 वर्ण मात्र बताते हैं। और उनका कहना है, उनकी किताब में उन्होंने ये अपनी थ्योरी से जस्टिफाई किया है कि जो शूद्र थे बेसिकली वो क्षत्रिय थे, ठीक। और वो जो है युद्ध करते थे और वो हरा देते थे, लेकिन जब उनकी सर्कमस्टेंसेस खराब हुई तो फिर जाके जो है उनको पलट दिया गया व्यवस्था को पूरी। तो अपनी किताब में उन्होंने इस तरह जस्टिफाई किया, हाँ अम्बेडकर ने लिखा है, ठीक। तो ये जो है अलग अलग स्टोरी लाइन, तो अलग अलग थ्योरीज रहती हैं। अब जो है ये जो जितने इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक सोशल सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं, इससे भी ज्यादा। तो यहाँ हम ETC लिख देते हैं, ठीक। अब ये जो सारी संस्थाएं, इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, वो होता है कि कोई चीज एक विचार से स्टार्ट होती है, विचार, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी, सबसे लास्ट में वो संस्था का रूप लेती है। तो इस तरह से ये सिस्टम एक डेवलप हुआ, जिससे आज हम कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था में है। कोई भी व्यवस्था जब समाज में चलती है तो उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो व्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक। तो अब वही जो परिवर्तन है, अब आज का टाइम है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का, इस ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में अब आज जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फॉर्मल हो और चाहे तो वो इनफॉर्मल हो, उस सब जो है सब पर उनका प्रभाव पड़ा है। सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। चाहे तो कास्ट सिस्टम हो, कास्ट सिस्टम जो आप अभी पढ़ रहे हो कि जाति एक बंद व्यवस्था है, फला ढमका, ये सब चेंज है कि नहीं है। तुम ढूंढते रह जाओ अपनी जाति में हो या अपने जो है कोई ऐसा, तो आप मतलब लखनऊ में या किसी बड़े शहर में तो भूखे मरोगे। तो ये जो इनफॉर्मल सिस्टम है ये चलता है जो है सोसाइटी को चलाने के लिए, फॉर्मल सिस्टम होता है स्टेट का। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन समाज अभी भी पैरेलल 2 तरीके की व्यवस्थाओं में बटा है, एक है इनफॉर्मल और एक है फॉर्मल, ठीक। तो वो चीजें काम करती है, सरकार कितना भी कर दे। आर्टिकल 17 में लिखा है कि जो है अस्पृश्यता का अंत तो एक आदर्श ही है ना। और अनुच्छेद 15 में लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
तो रियलिटी हम सभी जानते हैं कि कितना भेदभाव और कितना नहीं है, लेकिन ये उम्मीद एक तो करते ही है कि हम एक और बेहतर समाज का निर्माण करें, है ना, उसके लिए कोशिश होती है। तो ये है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक आइडियल की तरह लिया जाता है। चलो अब आप लोग लिखोगे फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की विशेषताएं। 3 लोग हैं जिनकी स्टडी बहुत फेमस है, जिनका मैंने कल जिक्र किया था, जीएस गुरिये, एमएन श्रीनिवास एंड लुई ड्यूमॉन्ट। इसको लिखना मत, मैं समझा देता हूं बस, ठीक। अब देखो जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के बारे में इन जनरल यही है कि कास्ट सिस्टम एक जो है स्क्राइब्ड स्टेटस है, प्रदत्त परिस्थिति है। प्रदत्त परिस्थिति थोड़ा जो टेक्निकल टर्म है, जिनको नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। प्रदत्त परिस्थिति कल भी मैंने बताया था कि ये जीएस गुरिये, एमएन श्रीनिवास एंड लुई ड्यूमॉन्ट या लुई ड्यूमा, तो ये क्या है कि जाति एक प्रदत्त परिस्थिति है। प्रदत्त परिस्थिति का मतलब है कि हम किसी भी जाति में हम पैदा होना स्वयं तय नहीं कर सकते। हम पैदा हो जाएंगे, हम अपनी मेहनत से बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि अब चीजें ओपन है, हम आईएएस बन सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो है ये एक प्रदत्त परिस्थिति है कास्ट सिस्टम। तो जब इसकी स्टडी करी गई तो मैंने कल बताया था कि इन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच अपनाया, भारत विद्या उपागम को अपनाया और बताया कि भारतीय पुराणों और ग्रंथों को पढ़कर स्टडी करी। इनके स्टूडेंट ये थे एमएन श्रीनिवास, तो इन्होंने कहा कि जो है टेक्स्ट भी हम पढ़ें और प्लस हम फील्ड स्टडी भी करें, फील्ड स्टडी भी करें, तब जाकर सही तरीके से जान पाएंगे। और जो लुई ड्यूमॉन्ट हैं ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, तो इंडिया में जो इन्होंने स्टडी करी तो ये बेसिकली इन्होंने जो है शुद्धता और अशुद्धता, प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी था होमो हायरार्किकस, इसमें इन्होंने चीजें बताई। तो इन्होंने कहा शुद्धता का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली जुड़ा है सवर्णों के साथ, ठीक, और अशुद्धता का जो कंसेप्ट जुड़ा है शूद्रों के साथ। और जो सवर्ण है अगर वो जो है अशुद्ध हो भी जाता है तो अस्थायी अशुद्ध होगा, ठीक। वो कुछ समय के अगर वो मान लो का जैसा भोजन कर लेता है, किसी कुछ परछाई पड़ जाती है, कुछ ऐसा होता है, तो पूजा पाठ करके वो शुद्ध हो सकता है। तो ये चीजें निकल कर आई। फिर जब ये एमएन श्रीनिवास की फील्ड स्टडी कर रहे थे तो एक कंसेप्ट इन्होंने पाया कि हाँ ये बात सही है कि जाति व्यवस्था अलग अलग कलेवर में पूरे इंडिया में है और बहुत ही जड़ता मूलक है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन इन्होंने एक स्टडी करते हुए एक चीज पाई, एक कंसेप्ट इन्होंने देखा, एक चीज देखी जिसको इन्होंने नाम दिया डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति। ये चीज जब ये स्टडी कर रहे थे कर्नाटका की, तो वहां इन्होंने पाया प्रभु जाति का कंसेप्ट। इसमें इन्होंने ये बताया कि ये ठीक है कि जो व्यक्ति, जो लोग जिनकी हायरार्की में ऊपर हैं वो लीड करते हैं सोसाइटी को, लेकिन कई जगह पर इन्होंने कहा कि ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी एरिया में संख्या में लोग ज्यादा हैं, वो पढ़े लिखे हैं और वो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं, ठीक है, तो उनको इन्होंने प्रभु जाति कहा, यानी कि ये सवर्ण वाली व्यवस्था से अलग है, ठीक। तो इस तरीके की चीज भी इन्होंने देखी। अब ऐसा तब इन्होंने किया जब ये 1955-60 के आसपास स्टडी कर रहे थे, यानी हमारा देश आजाद था। तो ये उस दौरान इनको ये सिस्टम देखने को मिला जब जमींदारी प्रथा लगभग एबॉलिश हो गई थी और तमाम चीजें हो रही थी। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीजें इन्होंने देखी। चलिए फिलहाल लिखिएगा, पहली हेडिंग बनाइएगा समाज का खंडात्मक विभाजन। हाँ, पहली हेडिंग बनाइएगा समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इसमें लिखेगा द सोसाइटी इज डिवाइडेड, खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन।
सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इसमें लिखिएगा द सोसाइटी इज डिवाइडेड into various small social group। समाज छोटे छोटे कई जातीय समूहों में बटा होता है, कई जातीय समूहों में बटा होता है। स्मॉल सोशल ग्रुप्स कॉल्ड कास्ट to which the membership is determined by the consideration of birth। बटा होता है जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन ओनली बिकेम ब्राह्मण ओनली बाय बर्थ। कोई जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है। क्रॉस क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए, ही ब्राह्मण हो सकता है। क्रॉस क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अभी 2-3 साल पहले पुरोहित के जो है मतलब ऐसे कोर्स लॉन्च करे कि कोई भी आदमी पुरोहित का कोर्स कर सकता है। ठीक, तो जब आपसे ऐसा कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कास्ट सिस्टम उसी तरीके से रिजिड है, आपका जवाब बैलेंस ये रहना चाहिए कि सर जाति व्यवस्था एक बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र और आधुनिक या ग्लोबलाइजेशन के कारण अब इसमें बदलाव आ चुका है, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो चुका है। उसका आप एग्जाम्पल सीधा बता दीजिए, काम हो जाएगा। और ये जो कास्ट हो गया, रेस हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, ये और इतने जो है ये धर्म हो गए, इतने जो है रिजिड टॉपिक होते हैं, इन पर जरूर से ज्यादा ना बोलना, वरना ये बहुत जो है वैसे टॉपिक हैं, इनमें जितना आप ज्यादा बोलोगे उतने शब्दों में फंसाएंगे। तो ठीक है, सेकंड लिखिएगा इंडोगैमी। हिंदी में लिखेंगे विवाह पर प्रतिबंध। ब्रैकेट में अंतर विवाह भी लिखेगा, अंतर विवाह। इंडोगैमी है ये, एस नहीं है, इंडोगैमी। कोई भी व्यक्ति अपनी ही जाति में या अपनी जाति की उपजाति में द मेंबर ऑफ ए कास्ट और ए सब कास्ट, अपनी ही जाति में अथवा उपजाति में विवाह कर सकते हैं। कास्ट और सब कास्ट शुड मैरी with their on caste और सब कास्ट। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम लोगों ने बात कल करी थी कि जो खाप पंचायतें, ठीक, इनका जो डेवलपमेंट हुआ, कभी आप लोगों ने सोचा कि खाप पंचायतें क्यों जो है इमर्ज हुई? और खास तौर पर दिल्ली के आसपास से जो मेरठ वोरठ के, हाँ भाई बता रहे हैं क्या होता है, मेरठ के आसपास से क्यों इमर्ज हुई? हाँ भाई बता, हाँ क्या इकट्ठा होकर डिसीजन लेते थे क्या कि आप इस बार धानी बोना है? नहीं, ये नहीं है, वो हम बताते हैं क्या है। देखो इसका कंसेप्ट समझो खाप पंचायत का। देखो वो टोटली किसान है, एक परंपरागत व्यवस्था में जीवन जीते हैं, ठीक। एनसीआर का रेंज बढ़ गई, ठीक,
उनको जो है पैसा मिला लंबा चौड़ा, ठीक, काफी बड़ी मात्रा में, लेकिन उनकी माइंडसेट कहाँ से बदले? वो लेवाइस की जीन्स और जो है वुडलैंड का जो है जूता तो पहन रहे हैं, लेकिन दिमाग से वही है। और फिर जब उनके पास पैसा आया और जो है जो एक ग्रैंड कल्चर का इम्पैक्ट एक छोटी संस्कृति पर जब पड़ता है, तो पहले ट्रांजिशनल फेज आता है, ठीक, संक्रमणकालीन स्थिति आती है, जहां पर वो ना तो पूरे तरीके से खुली व्यवस्था में जा पा रहे हैं और ना तो बंद व्यवस्था की तरफ आ रहे हैं। अब ऐसे में उनके घर की लड़की लड़का अगर पढ़ने गया और वो इस तरीके से लव मैरिज या किसी भी व्यवस्था में नई सोच में अगर वो शामिल होता है, तो उस व्यवस्था को बनाए रखने वाले परंपरागत लोग ग्रुपबाजी करते हैं, और यही ग्रुपबाजी का नाम है खा पंचायत। उनका ये स्ट्रांग बिलीव है कि हमारी कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमारा सोशल सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो है बहुत बहुत ज्यादा सालों तक, मतलब 10-15 साल से या 20 साल से खा पंचायतें हैं, और इन्हीं के लड़के आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बड़े नेता हैं, खुले विचारों के हैं, उसके बावजूद भी जो है कोई बदलाव नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस हम सुबह पढ़ रहे थे तो उसमें भी खाप पंचायत का फिर जिक्र आया था कि कोई डिसीजन लिया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दबाजी में उसे डिटेल में पढ़ नहीं पाया। तो ये जो सिस्टम है वो है, तो इसीलिए मैंने कल एक टर्म यूज किया था, एक तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक कॉम्प्लेक्स है इंडिया में, ना तो पूरी सोच से हम प्राचीन बचे हैं और ना पूरी सोच से आधुनिक बचे हैं, उसके बीच में फिर लोग पिसते हैं, उन्हीं को मारा पीटा या मार दिया जाता है, जिसको अब इसमें फिर ऑनर किलिंग बोलते हैं, उसे सम्मान के लिए हत्या, है ना, ऑनर किलिंग बोलते हैं ना, ये चीज होती है। चलिएगा नेक्स्ट लिखेगा, हेरिडिटी स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, वंशानुगत व्यवसाय। Megasthenes mention heredity, occupation as one of the two features। जाति व्यवस्था के तहत प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक व्यवसाय होता है। यह व्यवसाय जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। टू फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, द अदर बीइंग इंडोगैमी, निश्चित हो जाता है। जाति के सदस्यों को अपनी जाति का ही व्यवसाय करना होता है। नेक्स्ट लिखेगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड ड्रिंक, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक, खान पान पर प्रतिबंध, खान पान पर प्रतिबंध। उच्च जाति के सदस्य निम्न जाति के लोगों के यहाँ सिर्फ पका भोजन, ब्रैकेट में लिखिएगा घी से बना, घी से पका ही ग्रहण कर सकते हैं। यूजुअली a caste would not accept cooked food from any other caste
दैट स्टैंड लोअर देन इटसेल्फ। पका भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ब्रैकेट में घी से बना जरूर लिखेगा, या फिर काट दो, ग्रहण कर सकते हैं, बस इतना ही ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं। इंग्लिश में क्या लिखा है? ठीक है। हाँ, इटसेल्फ लोअर देन इटसेल्फ इन द सोशल स्केल ड्यू टू नोशन ऑफ गेटिंग polluted। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण निम्न जातियों के यहाँ सिर्फ पका भोजन ही ग्रहण कर सकते हैं। जजमानी सिस्टम, देखो ये सब क्यों है, ठीक। जजमानी व्यवस्था के बारे में भले आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन इससे दो चार जरूर हुए हैं खूब, ठीक। क्या होता है कि जैसे देखो एक सिस्टम हमारे यहाँ है, जैसे मैंने बताया वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का काम है टीचिंग करना और रिचुअल्स वाले प्रोग्राम सारे करवाना। तो अगर कोई व्यक्ति शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ठीक, तो उसके यहाँ के जितने भी रिचुअल्स हैं वो तो ब्राह्मण ही करवाएगा। तो उसके लिए ये तय किया गया या तो वो पका भोजन ग्रहण करे जो घी से बना हो, या तो फिर उसके बदले में जो और चीज व्यवस्थाएं हैं वो ले, वो खाना ना खाए, ठीक। कच्चा भोजन नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट आता है जजमान और कमीन का। कमीना कोई नहीं लिखेगा, ठीक। जजमान और कमीन का। तो जब वो व्यक्ति उसके यहाँ सेवा दे रहा होता है, जैसे मान लो एक ब्राह्मण, ये पद तो उच्च माना गया, लेकिन ये जितने भी एजुकेशन के काम और दूसरे काम करवाएगा, तो ये जो है जजमान जो होगा वो उस समय होगा जिसके यहाँ काम हो रहा होगा, जिसके यहाँ वो पूजा पाठ का कार्य संपादित हो रहा होगा, ठीक, और वो सेवा प्रदान कर रहा होगा। बदले में क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे मान लो कोई धोबी है, कोई नाऊ है, कोई और कहार है, ऐसे तमाम जो लोग होते हैं जिनको प्रजा आमतौर पर बोला जाता है, वो उनकी कुछ ऐसे पैसे के लिए वो कभी तय नहीं होते थे। वो तय होते थे कि इनको राशन में इतना जो है किलो धान, गेहूं, आलू और तमाम फैसिलिटी जो घर में अवेलेबल हैं वो सब दे दी जाती थी, या अभी भी दे दी जाती हैं, ठीक। तो ये की ऑर्डर बनाया गया कि ये भी तो नीचे वालों के यहाँ फैसिलिटी जो है व्यवस्थाएं करेंगे या उनके लिए काम करेंगे। तो इसलिए भी एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी, या खुद उन लोगों ने रखी, ये कह सकते हो। क्या एग्जाम्पल में लिख रहे थे? हाँ, उत्तर भारत के ब्राह्मण अपने से निम्न वर्ण के यहाँ सिर्फ पका भोजन ग्रहण करते हैं। लिखेगा इन नॉर्थ इंडिया ब्राह्मण वुड एक्सेप्ट पक्का फूड, इंग्लिश में लिखेगा पक्का फूड या कुक्ड इन घी। नेक्स्ट वन लिखेगा प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। वो भी आ गया, ठीक। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। पवित्रता और प्रदूषण, हाँ, वो एक मैंने सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल बताया, वो पूरा सिस्टम अलग है जो आप में कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर से चलो समझो, जजमानी व्यवस्था होती क्या है। इसमें दो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एक नाम है ऑस्कर लेविस,
और एक है विलियम वाइजर। इन्होंने क्या करा था, करीमपुर की स्टडी करी थी, करीमपुर की स्टडी करी थी। और ये फंक्शनलिस्ट थिंकर है। होता क्या है कि जो फंक्शनलिस्ट थिंकर, प्रकारवादी चिंतक होते हैं, वो किसी भी व्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं तो उसे सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। यानी कि अगर प्रकारवादी चिंतक या फंक्शनलिस्ट थेरिस्ट अगर किसी चीज की व्याख्या करेगा तो बताएगा कि हाँ, कोई भी सिस्टम एक कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज के प्रोसेस से गुजर रहा है, भले उसमें कोई प्रॉब्लम हो तब भी वो उसको सकारात्मक नजरिए से देखता है। और जो मार्क्सिस्ट जो थिंकर्स होते हैं, वो हमेशा किसी भी व्यवस्था में कमियों की तरफ एड्रेस करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ एड्रेस करते हैं। सोशलिज्म में एक थिंकिंग और होती है जिसे इंटरेक्शनिस्ट थिंकिंग बोला जाता है। उसका ये मतलब होता है कि रियलिटी में उस चीज को चेक करना, जो माइक्रो लेवल पर स्टडी होती है। ठीक, तो क्या है कि जैसे अब हम जजमानी व्यवस्था की बात करते हैं, एक आदमी जो मान लो कि जो कहार है, ठीक, तो उसका काम ज्यादा ज्यादा, जब कुएं होते तो पानी भरने का होता था, या नाव है तो उसका काम है कि शेविंग वगैरह करने का, और घर में शादी वगैरह है तो उसमें जो काम होते हैं उनके संभालने के, न्योता उता देने का, अब तो सब होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद तो उसको मिलता क्या था, उसको जो फसल में जो कट्टी थी उसके बदले में उसको गेहूं, धान, आलू, ये जो भी चीजें हैं, तेल, सरसों या जो भी, ये सब दे दिया जाता था। तो उसको क्या लगता था, एक सिस्टम बनाया गया, उसको लगता था कि चाहे चाहे ओला पड़े, सूखा पड़े, बाढ़ आए, कुछ भी आए, हम सुरक्षित हैं। जो हमारे मालिक हैं वो हमारी सुविधा हमारे लिए करेंगे करेंगे, इतना जितना फिक्स है उतना हमें देंगे देंगे, क्योंकि हम उनके यहाँ सेवादार हैं तो उससे ज्यादा व्यवस्था ही वो प्रदान करेंगे। ठीक, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके मन में है। ठीक, लेकिन अब उसमें जितना मान लो कि मुझे याद है कि कुछ 8 से 12 किलो धान के आसपास दिया जाता है एक आदमी पर। ठीक, तो अगर मान लो 3 आदमी भी काम करें तो 24 किलो धान पाए, और मान लो आदमी 20 घरों में काम करता है, तो क्या उसके पूरे परिवार का खर्च चल जाएगा सिर्फ उसी 6 महीने की इतनी इनकम से? आज के टाइम में तो वो एक्सप्लोटेटिव नजर आएगा, शोषणकारी व्यवस्था समझ में आएगी। ठीक, तो ये जो आस्कर लेविस हैं, ये उसी नजरिए से देखते हैं। ये कहते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था है ये एक शोषणकारी व्यवस्था है, लेकिन एक समय में ये जो है प्रासंगिक रही होगी। तो नहीं कोई काम करता, आप तो किसी अपने जो है उसे घर के नाउस कह दो, जाओ सब शादी में न्योता दे दो जाके, तो कहेगा नहीं तुम ही कर लो, हम आ जाए उस दिन, वही बड़ी बात है। हाँ, तमाम चीजें तो मतलब सिस्टम चेंज हो गया। तो अब यही है कि कॉन्टिन्यूटी चेंज का प्रोसेस अभी वो लेकिन खत्म नहीं हुआ है अभी भी। ठीक, तो ये है, अब समझ में आ गया। ठीक, चलिए लिखेगा, पवित्रता व प्रदूषण। उच्च जातियों ने अनुष्ठान, उच्च जातियों ने, और प्रदूषण, ये हेडिंग है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। उच्च जातियों ने अनुष्ठान, आध्यात्मिक व नस्लीय शुद्धता का दावा किया। हायर कास्ट क्लेम्ड टू हैव रिचुअल स्पिरिचुअल एंड रेशियल प्योरिटी का दावा किया, नस्लीय शुद्धता का दावा किया, स्पिरिचुअल, रेशियल प्योरिटी, which they maintained by keeping in the lower caste, keeping in the lower caste जिसे उन्होंने प्रदूषण की धारणा से या अशुद्धता की धारणा से, जिन्हें उन्होंने अशुद्धता भी लिख सकते हो इसको, प्रदूषण की धारणा से, जिसे उन्होंने प्रदूषण की धारणा से निचली जातियों को दूर करने की कोशिश की। यहीं से
अस्पृश्यता का जन्म हुआ। अनटचेबिलिटी। ठीक। अब जो ये अशुद्धता है या प्रदूषण शब्द बोला जाता है, ठीक, अब इसके जरा कंसेप्ट को समझो। अब जैसे ये माना गया कि जो इस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे हैं शूद्र, ठीक, तो इनके लिए शिक्षा ग्रहण करना इनके लिए बैंड था कि एजुकेशन नहीं ले सकते। ये जो है बेसिकली जो कोई गांव है तो उसकी पेरीफेरी पर रहेंगे, परिधि में रहेंगे, ये चीज इनके लिए थी। ये जो है किसी भी जो पब्लिक प्लेस है या सार्वजनिक स्थल है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये सब इनके लिए चीजें थी। और क्या था कि जैसे जो वीमेन्स है, महिलाएं हैं, अगर उनके पास पैसा है भी तो वो ज्वेलरी वगैरह या जो भी प्रदर्शन की चीजें हैं उस स्तर पर जाकर नहीं कर सकती। ठीक, ये चीज कर दी गई। तो सवाल ये, और अपने लिए एक मतलब एक व्यवस्था क्रिएट की गई, उसमें पाया गया कि अगर कोई ब्राह्मण है तो क्या वो भी अशुद्ध हो सकता है? तो यहाँ बिल्कुल हो सकता है अशुद्ध। तो उनके लिए कंसेप्ट आया अस्थायी अशुद्धता का, कि अशुद्ध तो हो सकता है लेकिन वो अस्थायी तौर पर। ठीक, चूंकि अगर वो इस व्यवस्था से बाहर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वहां से ही माना गया कि जो है ये अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये तेजी के साथ ये रिजिड होता चला गया। हाँ, स्थायी अशुद्धता, अस्थायी जो अशुद्धता है वो उनके लिए है। हाँ, मैरिज वैरिज कर ले, उसके लिए जो है प्रतिलोम विवाह और तमाम चीजें आकर काम करती हैं। हाँ, अनुलोम विवाह तो ठीक है, अनुलोम का मतलब होता है उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की, प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है इसका ठीक उल्टा। ठीक, चलिए लिखिएगा। जाति पंचायत। जाति पंचायत, इंग्लिश में भी जाति पंचायत ही लिखेंगे। द स्टेटस ऑफ each caste is carefully the status of each caste is carefully protected। प्रत्येक जाति की स्थिति को न केवल जाति के कानून द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है, बल्कि इसके जाति पंचायत नामक शासी निकाय द्वारा भी संरक्षित किया जाता है। अभी समझाता हूं कैसे। नॉट ओनली, आगे लिखिएगा, नॉट ओनली बाय कास्ट लॉ बट आल्सो by the convention through a governing body called जाति पंचायत। कन्वेंशन लॉ कॉल्ड जाति पंचायत। अब देखो एक चीज है, ये तो बहुत इजी चीज है। ठीक, देखो जाति का जो प्रभाव है वो हर जगह है। जैसे आप शहर में हो, ठीक, शहर को तो क्या माना गया, एक ओपन माइंडसेट की एक जगह मानी गई ना।
लेकिन आपको मिल जाएगा क्षत्रिय सभा, कुर्मी सभा, फला सभा, ढमका सभा, सब मिल जाएगी इसी लखनऊ में तुमको। ठीक, सबके अपने सेंटर बने हैं, सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं अपनी जाति के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जाति के अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक, शहरों में भी। गांव में तो ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी, इस तरीके के सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जो है इतना ज्यादा आदमी के माइंडसेट में बैठ चुके हैं कि सेंटर की जरूरत नहीं बची है ना। उसके सेंटर वेंटर खुद ही हैं, हर आदमी सेंटर है। चवन्नी का अपनी जाति से फायदा उनका ना हो, लेकिन आखिरी में उनका बटन अपनी जाति पर लगता है। लेकिन इसका कारण क्या है, चलो आप लोग बताओ इसका क्या कारण। आखिर एक एक आदमी बोले ताकि हम, हाँ, राजनीति चल रही तो क्यों, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों हम करते हैं। एक एक आदमी बोले ताकि हम सुन पाए और फिर जवाब भी दे पाए ना। कल बढ़ेगी, और ठीक है, हम समझ गए कि हमारी जाति बेहतर होगी तो हमारा भी नाम बढ़ेगा, है ना। गाड़ी में लिखा सकेंगे बढ़िया, ब्राह्मण, यादव, फलाव, ढमका, छत्री, है ना, ऐसे करके। और ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल मतलब वो है, व्यवस्था है कि वो माइंडसेट में एकदम पूरे प्रॉपरली वो फिक्स हो जाता है ना। और एकदम सही है। देखो क्या होता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, ठीक, वो मायने रखती है सबसे ज्यादा। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी जाति का व्यक्ति है, ठीक, आपको जानता भी नहीं है, आपकी भी समाज में बड़ी बेसिक हैसियत है, कोई आपको, अपने गांव के लोग जानते हैं, चौराहे पर के भी ठीक से नहीं जानते, ठीक। लेकिन मान लो एज्यूम करते हैं इस तरीके की स्थिति है किसी की, लेकिन फिर भी वो अपनी जाति में ही रहना इसलिए भी चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इनसे हमारा कोई फायदा ना भी हो, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति पड़ जाए तो नुकसान तो नहीं होगा, अगर अपनी जाति का आदमी है तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो पूरे तरीके से काम करती है, ठीक। और बहुत से मतलब बातें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बातों में एक बात है ना। तो ये चीज है, इसलिए मैंने कहा जाति वो है जो जाति नहीं है, ठीक है। तो लिखा, अब इसमें एग्जांपल लिखिएगा आप लोग। जोखिला, जैसे कुछ जाति पंचायत, एक आध जाति पंचायत का नाम लिख लीजिएगा। जोखिला, 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 हाँ, इन राजस्थान, वो भी बताएंगे। इन राजस्थान, जोखिला इन राजस्थान, राजस्थान में जोखिला जाति संस्था। शासी निकाय का ही मतलब है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति यादव है और मान लो कि उनके किसी लड़की ने या लड़के ने इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, कर ली या करना चाहता है, कोई भी संभावना है। आप इतना हंस क्यों रहे। इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक। तो क्या होगा कि या तो लोग पहले से अपने समाज के या उनके माँ बाप को बुला के ये बताते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद, तुम्हें बाहर कर देंगे, गांव से डिबार कर देंगे पूरी व्यवस्था से, एक मतलब डर पैदा करने को से। तो एक इनफॉर्मल रूल ऑफ लॉ है, जो मैंने पहले बताया था कि सोसाइटी में जो कंट्रोल है वो इनफॉर्मल तरीके से चलता है। अब उसके लिए नियम कोई नहीं है, अगर वो थाने चला जाए तो थानेदार भी बोलता है भैया तुम्हारी जाति का मामला तुम ही समझो जाके, हमें क्या इन्वॉल्व कर रहे हो। जब तक कि कुछ मारपीट या कुछ ऐसा मर्डर वर्डर ना हो जाए तब तक वो कुछ करने नहीं आते बेचारे, वो आते भी हैं तो समझा बुझा कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके 2-10 मिनट या एक आध घंटे कुछ कर देने से कुछ होना हुआना है नहीं, बाद में समझौता ही होना है। बड़े कॉम्प्लेक्स इशू बेसिकली होते हैं, ठीक। तो इस वजह से कि कोई भी यादव है, कोई भी मतलब किसी भी कास्ट का आदमी है, सबका अपना एक जो है एक गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय है, उसी से वो गवर्न होते हैं और होना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मान लो एक गांव में 4 जातियां हैं, 2 जातियों के बीच में लड़ाई हो गई, तो 2 जातियों के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो प्रधान या कोई भी गांव में ठीक ठाक अपनी रुतबा रखते हैं या उनकी इज्जत हैसियत है, तो उन्हीं को बुलाया जाता है कि क्या सब्जेक्ट मैटर था, क्यों लड़ाई हुई, चलो अच्छा ये बात है तो इस पर ये समझौता संभव हो सकता है। तो बस वही चीज है शासी निकाय का। अब हेडिंग बनाइएगा, फंक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के प्रकार है।
जाति व्यवस्था के प्रकार हैं। पहला लिखिएगा, आजीविका का साधन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का साधन। आजीविका का साधन, ठीक लिखिएगा। इट हैज accommodated multiple communities, it has accommodated multiple communities by ensuring इसने कई जाति समुदायों को स्वयं में समाहित कर। थर्ड वन, संतानों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, संतानों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले बात करी थी कि जो आदिम साम्यवादी समाज था, थोड़ा सा इसको समझेंगे। जो आदिम साम्यवादी समाज था, जहां पर मतलब ये जो कह सकते हो इकोनॉमिक गैप या हायरार्की उतनी ज्यादा नहीं थी, कोई भी संस्था इमर्ज नहीं हुई थी, डेवलप नहीं हुई थी प्रॉपर। तो ये माना गया कि किन्सी, फैमिली, मैरिज और तमाम इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, जिसके बारे में मैंने बताया। तो ये जो मैरिज है, ये चीजों को ऑर्डर में लेकर आ गया, ठीक है, कि आपका कोई भी जो है संबंधी होगा तो उसका एक नोमेनक्लेचर होगा, उसका नाम होगा, उसका पद होगा, उसकी परिस्थिति होगी, उसके हिसाब से आप उसके साथ व्यवहार करोगे, ठीक। तो इसमें यह रखा गया, जैसे आपने लिखा सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन एंड लीगलिटी। तो अब जो लीगलिटी किसके साथ, भाई आप सिंपल सोचो कि लोग शादी करते हैं, इतने रिश्तेदारों को क्यों बुलाते हैं? क्रिश्चियन तो नहीं बुलाते क्योंकि उनकी संख्या कम है, लेकिन अगर जो है उनकी प्रैक्टिस ऐसी है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदू है तो जब तक 500 की बारात ना आ जाए, तो गोली वोली ना चल जाए, तब तक समझ लो शादी हुई नहीं, ठीक। तो क्यों ऐसा है, वो मैंने हंसने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये इसलिए कि इस वजह से कि ताकि भाई आप लोग आइए, आप इनवाइटेड हैं, क्योंकि आमतौर पर 2% से ज्यादा, ये प्रूव्ड है, 2% से ज्यादा लोगों के अभी जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर कोई कलेश जब पड़ता है तो लोग क्या दिखाते हैं कोर्ट में, फिर जज डांटता है कि पढ़े लिखे गधे हो, ऐसे करके तुम मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। फिर आदमी को लगता है कि क्या गलती कर डाली हमने, होना चाहिए था, ठीक। तो ये चीज, अब जो ये रजिस्ट्रेशन है तो ये काफी काम आता है बाद में, अगर कोई डिस्प्यूट बनता है जाकर तो उसको सेटल करने के लिए। अब ये मत कहना भड़का रहे हैं सर, ठीक। तो ये जो है लोग इसलिए बुलाते ताकि भाई, क्योंकि हमारे समाज में जो ये विवाह संस्था, ये अनौपचारिक व्यवस्था है, ठीक। उसके नियम कायदे कानून अनौपचारिक ढंग से फॉलो होते हैं। तो आप लोग इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि आप लोग साक्षी की तरह से हैं एक तरीके से, ठीक। आप लोग प्रेजेंट है, आप लोगों के सामने ही चीजें हो रही हैं। तो ये बस ये इस तरीके की चीज है। अब बाद में ये है कि उसको जितना ज्यादा महिमा मंडित करके किया जाए, जब तक 5 स्टार होटल में शादी ना हो, जब तक 3-4 बैंड बाजा हो, 2-4 को गोली ना लग जाए, तब तक मजा नहीं आता, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। तो ये जो मैरिज का जो कंसेप्ट और ये जो तमाम धूमधाम की व्यवस्थाएं, ये सब कुछ है, इसका इसका इसके पीछे थिंकिंग वही काम करती है, क्योंकि अभी भी जो फॉर्मलाइजेशन है वो नहीं है, ये मैंने बताया 2% का। जैसे आज के टाइम में आप देखते हो कि जो लव मैरिज है, उस पर जो स्टडी पाई जा रही है, वो ये पाई जा रही है कि लगभग 8.3% लोगों की जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल रहती है,
ठीक, इसके अलावा नहीं सक्सेसफुल है, अंततः कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है, क्योंकि पहले चांद सितारा दिखाएंगे और बाद में कुछ दाल चावल की जुगाड़ नहीं है, तो फिर वो दिक्कत आती। तो इस पे क्या है कि जैसे राम आहूजा की एक बुक है, राम आहूजा सोशल प्रॉब्लम, उसको जब आप पढ़ोगे तो क्या पाओगे आप कि उसमें उन्होंने तो 5% का लिखा है, लेकिन वो थोड़ी किताब पुरानी है, तो उसमें अपडेट किया गया तो पाया गया कि और जो है कम रेशियो है। तो ये जो चीजें हैं काफी परेशानी की जो जड़ बनती हैं। चलो फिलहाल लिखो आगे। अब लिखेगा विवाह के प्रकार, टाइप ऑफ मैरिज। टाइप ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। तो पहले लिखेंगे एकल विवाह, मोनोगैमी। ठीक है, इन सबको सिर्फ समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इनको लिखने की जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। लिखेगा एकल विवाह, और सेकंड भी बता देता हूं, बहुविवाह बोलते हैं उसे। इनको पहले समझ लो। एकल विवाह में क्या है कि ये सबसे जो है एडवांस सिस्टम है मैरिज का, जो सबसे ज्यादा, जिसको सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड माना जाता है। ठीक, सबसे सिविलाइज सिस्टम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें एक पुरुष का एक महिला के साथ, वीमेन के साथ मैरिज होगी उसके साथ। ठीक। बहुविवाह में क्या है, इसमें क्या कि एक महिला, एक या एक से अधिक महिला, एक से ज्यादा, या एक कोई मैन या एक से ज्यादा पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, लिखो, थोड़ा सा लिख लो इसमें। ए मैन मैरीज ओनली वन वीमेन, ओनली वन वीमेन एट वन टाइम। एक समय में एक पुरुष किसी एक महिला से ही विवाह कर सकता है। थोड़ा सा और लिखो इसको। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था। एक विवाह ही, पॉलीएंड्री बोलते हैं इसे। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था और रहेगा। पॉलीगैमी है ये, पॉलीगैमी लिखेगा, मैं ठीक से लिख देता हूं, पॉलीगैमी। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था और रहेगा। व्हेन मोर लिखेगा, ए मैरिज विल रिमेन द ट्रू फॉर्म ऑफ, द ट्रू फॉर्म ऑफ मैरिज। द ट्रू फॉर्म ऑफ मैरिज। सेकंड लिखेगा बहुविवाह, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। इसमें लिखेगा एक या एक से अधिक पुरुष जब एक या एक से अधिक महिला, when more than one man and women get married, it is called polygamy। जब एक समय में या एक पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उसे बहुविवाह, तो उसे बहुविवाह कहते हैं।
अब हेडिंग बनाएंगे इसी में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंजेस ऑफ मैरिज सिस्टम, मैरिज सिस्टम, विवाह प्रणाली में संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक बदलाव। प्रकार्यात्मक परिवर्तन या बदलाव, प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक बदलाव। प्रकार्यात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। देखो अब इसको समझते हैं कि जो ये चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन, तो ये परिवर्तन संस्था के तौर पर भी आ रहे हैं, संस्कारों के तौर पर भी आ रहे हैं, और व्यवस्था के तौर पर आ रहे हैं। क्योंकि कारण यह है कि पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक, माइंडसेट पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि एक टाइम ऑफ पीरियड में अब उतना टाइम किसी के पास नहीं है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, वो दे देंगे नहीं महीने भर की छुट्टी, जाओ महीने भर जाना हो अपनी शादी वादी करके आना। वो कहेंगे 3 दिन है, 3 दिन में वापस आओ, नहीं तो नौकरी छोड़ो फिर आराम से जाओ। तो आदमी की नौकरी प्यारी है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए, ठीक। तो अब ये इंस्टीट्यूशन भी पूरे तरीके से चेंज हो गया, अब ये फ्लेक्सिबल हो गया, और होना भी चाहिए। टाइम एंड स्पेस में हर एक चीज चेंज हो जाती है। अब क्या है कि हर चीज के लिए एक कंसेप्ट आता है, एजेंट और एजेंसी का कंसेप्ट। इसको समझ लो, लिखना नहीं। एंथोनी गिडिंग से हुए हैं, उन्होंने दिया एजेंट और एजेंसी का कंसेप्ट। क्या, जब ये बात मल्टीनेशनल कंपनी में आदमी काम कर रहा है तो कह रहा है ठीक है 3 दिन में करके आएंगे, क्योंकि उसकी सैलरी 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने है। तो उसके मैरिज ऑर्गेनाइजर सब बैठे हैं कि हम हर चीज जो तुम चाहोगे हम आपको विद इन 2 डेज आपको प्रोवाइड कर देंगे, या 1 वीक में प्रोवाइड कर देंगे, आओ उसका हम चार्ज करेंगे। सब कर देते हैं हाथों से, कहीं नहीं जाना है, पैर नहीं हिलाने की जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं पूरे बदल गई हैं। पहले की तरह थोड़ी ना कि जो है वो बुआ आ गई फिर वो महीने भर उनको जाने नहीं दे रहे हैं, और फिर कहेंगे सब तो शादी करा के ही जाना, और दुनिया भर की चीजें। फिर आई बहू आ गई, फिर बोले अभी तो आई है बहू, अभी कहाँ जाओगी, अभी तो सेवा लेनी है तुम्हें। तो वो चीजें ना तो अब किसी के पास टाइम है और ना तो समय है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर भी इसलिए बदल गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, और एक वेस्टर्न सोशल इम्पैक्ट भी है लोगों के माइंडसेट पर। यानी लोग कहीं ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, ज्यादा तार्किक हो रहे हैं। तेल पूजन, मात्र पूजन और बारात वाली व्यवस्था तो है, लेकिन सोचते हैं लोग जितना ज्यादा इसे कम कर दिया जाए उतना ठीक है हर मायनों में। क्योंकि वो 15-20 दिन पहले से सब कल्चरल प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी जो है चीजें होती चली जा रही है, जिस वजह से ये दिक्कत है। तो एक तरफ जहां पर ये एक तरीके से जो प्रोफेशनल हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि माइंडसेट में भी चेंज है, तो उसे लोग कर तो रहे हैं लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक होता था। तो इसलिए कहा गया स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, लेकिन फंक्शनल चेंज भी हो रहा है। कि ये नहीं है कि विवाह संस्था खत्म हो गई है, लेकिन विवाह संस्था अपने जो स्वरूप में परिवर्तित हो गई है, ठीक। तो ये इसके पीछे बात है। और मैरिज का जो ये कंसेप्ट है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का, कि अपने ही जाति में विवाह करना है, वो सब भी बदल रहा है। क्योंकि अब जो है मैरिज का कंसेप्ट, पहले गोत्र और कुल और सेक्ट ढूंढते थे, वो संभव नहीं है। तो अभी क्या है कि अगर मान लो कि लोग अगर अपनी जाति में भी शादी कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि बराबरी में शादी हो जाए। जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, या लड़की भी जॉब में हो, अगर खुद जॉब में है तो लड़की भी जॉब वाली चाहते हैं। एक तो ये चीज है ऑलमोस्ट, या तो लड़की वाले इतना दहेज दे दें। दूसरी बात क्या है कि वो जो चीजें हैं वो बदल गई हैं, जैसे लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप,
अभी तो एक केस आया था जिसमें सोलोगैमी हुई है, एक लड़की ने खुद से शादी करी है, ठीक, तो उसे सोलोगैमी बोला जाता है, ठीक। अभी क्या है, सिंगल पेरेंटल फैमिली बन रही है, लोग किराए की कोख ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, तो ये सब कुछ लोग खुद करना करना नहीं चाहते, सोचते हैं कि हाँ वो व्यवस्था बनी है उसको हम पूरे तरीके से बाइकआउट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसका अंग बने, वो दर्दनाक है व्यवस्था, ऐसा ऐसी समझ लोगों की है। और जो पूरा इकोनॉमिक स्फीयर है वो भी बदल गया है भाई। अभी भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकार का अगर सेक्टर, सरकार के आप कर्मचारी नहीं हो तो आपको 24-26 सप्ताह वो जो है कि वो मैटर्निटी लीव नहीं मिलने वाली, फिर तो आप नौकरी छोड़ो, फिर आप पार्ट बनो उसका, उस व्यवस्था का। तो आदमी सोचता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर करें। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट, निजी हित। आप लोगों ने एथिक्स में पढ़ा होगा, हेडोनिज्म का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, सुखवाद का, उसके अंदर जाकर पढ़ा होगा निजी सुखवाद, ठीक। तो वो वाली चीज अब आदमी की जिंदगी में ज्यादा है, तो ये चीजें भी हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, अब ये जो चीजें हो रही, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं, फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, दोनों चीजें पैरेलल चल रही। आपकी शादी होती, बच्चे होते, ये सब तमाम चीजें हैं, उसके बाद फिर उनको कोई कैरी आउट करने वाला नहीं, क्योंकि ये जो मैरिज और फैमिली का कंसेप्ट दोनों रिलेट करता है। क्योंकि आप अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो तो शिफ्ट करोगे जाहिर सी बात अपने शहर से बाहर, मदर फादर वो आपकी कल्चर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बच्चा फिर तुम रखोगे कहीं ना कहीं डे बोर्डिंग या जो है डे केयर होम में, ठीक। तो इस तरीके से फिर उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और वो आपको फिर बाद में कितना इमोशनल सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि वो अमेरिका और जर्मनी और हांगकांग चला गया, वो लौटेगा नहीं। फिर फिर उसके बाद क्या है, फिर ये बन रहे हैं वृद्धाश्रम, पैसा तो हम देंगे, तो दिक्कत आएगी। यूपीएससी ने 2013 या 2015 में क्वेश्चन पूछा एजिंग की प्रॉब्लम को लेकर, वृद्धों की समस्याएं, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक। तो एक अब क्या हो रहा है कि अब ये क्वेश्चन आगे बनेगा जाकर, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस समय जो हमारी आबादी है हिंदुस्तान की, वो लगभग डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक पर है। एक टाइम आएगा जब ये सब बूढ़े भी तो होंगे हम आप सब लोग, और हम आप सबके बच्चे फुर्र हो लेंगे, तो फिर हमारा आपका करने वाला कौन होगा। तो ये सब जो परेशानियां क्रिएट होने वाली हैं सोसाइटी में आगे, तो जैसे वेस्ट में जब आप देखते हो, पश्चिमी समाजों में देखते हो, क्योंकि उनके यहाँ फैमिली सिस्टम, मैरिज का कंसेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना उस पर बिलीव भी नहीं है, तो वहाँ जो वृद्ध हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत चला रखी, कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, तुम्हारी हेल्थ और फला और ढमका मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्री है या मिनिमम चार्जेस पर। लेकिन क्या हम इतनी लार्ज इकोनॉमिक स्केल की कंट्री तो है नहीं कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ 550 रुपए भी वृद्धावस्था में पेंशन मिलती। हाँ, तो वही बात, तो ये सब चीजें उतनी फीजिबल नहीं होने वाली, तो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होंगी। चलो लिखो, पहला लिखेगा पर्पज ऑफ मैरिज, पर्पज ऑफ मैरिज, विवाह का उद्देश्य। हाँ, नहीं बेटा अभी लिखो, विवाह का उद्देश्य। पारंपरिक समाजों में पर्पज ऑफ मैरिज लिखेगा, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज इज धर्मा और ड्यूटी। हिंदुओं में जो आदमी विवाह नहीं करता उसे चांडाल समझते हैं, सच में लिखा है ऐसा, ठीक। तो धर्म और ड्यूटी मतलब विवाह करना धर्म माना जाता है और तुम्हारा दायित्व तो माना जाता है। लिखो, पारंपरिक समाजों में विवाह का उद्देश्य धर्म और कर्तव्य से संबंधित है, धर्म और कर्तव्य से संबंधित है। इसे जीवन भर के सहचर्य, जीवन भर के सहचर्य यानी साथ साथ जीना मरना,
टाइप, जीवन भर के सहचर्य से जोड़ा जाता है। पर्पज ऑफ धर्म और ड्यूटी स्पेशली अमंग हिंदूज, बट टुडे modern objective of marriage is more related to lifelong companionship between husband and wife. सेकेंड लिखेंगे फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह का स्वरूप। वर्तमान भारत में बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, फॉर्म ऑफ मैरिज, बहुविवाह बहुपत्नी विवाह प्रतिबंधित है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज में लिखिएगा, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज लाइक पॉलीगैमी, पॉलीगैनी, गैमी एंड गैनी आर लीगली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। आजकल ज्यादातर कानूनी विवाह का अभ्यास किया जाने लगा है, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस होनी स्टार्ट हो गई हैं जिससे लोग अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लें। नाउ टुडे मोस्टली मोनोगेमस मैरिज आर प्रैक्टिस्ड। अच्छा, अब विवाह की उम्र कितनी कर दी गई इस समय? 18। 21 तो पहले से थी भाई, इक्वल प्लेटफॉर्म आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके चलो 3 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसके फेवर में दो और 3 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में दो, यही यूपीएससी है। चलो कौन सुरमा है? 3 जो है विचार इसके पक्ष में दीजिए और 3 विचार इसके विपक्ष में अगेंस्ट दीजिए कि ये जो डिसीजन हुआ ये बहुत अच्छा है। 3 इसके बारे में बातें बताओ और 3 बताओ कि बहुत बुरा है। मेच्योरिटी क्या हो जाएगा? लैंगिक समानता, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, 1 पॉइंट आ गया पक्ष में। मेच्योरिटी आ गया दूसरा, सोच लो। हाँ, वो इसी में आ जाएगा। मेच्योर वही होगा ना अपने यहाँ। तो यह है ना कि अगर दुल्हन बन गई 15 साल में तो दुल्हन को ही ज्यादा बहुत मेच्योर मान लिया जाता है, मतलब को नाक पूछ रही है। तो ये चीज है। तो तीसरा पॉइंट और पक्ष में लाओ, आप लोग बोलिए। आत्मनिर्भर तो जब पैसे पढ़ी लिखी होगी तो आत्मनिर्भर तो होगी ही होगी। मेच्योर होगी तो ऐसे करेगी नहीं लप्पू जन्ना शादी भगा देगी पगलेट। अभी तो चलो बोलो, 1 पॉइंट और बोलो। चलो विपक्ष में, विपक्ष वाले आ जाए। हाँ क्या क्या बोले? हेल्थ इश्यूज, हाँ ठीक है, चलो मान लिया हेल्थ इश्यूज। अगेंस्ट में आ जाओ, रेडिकल मानेंगे हम जो लोग विपक्ष में बोलेंगे चलो ये बुरा है, ऐसा भी विरोध भी तो हुआ था इसका। तो चलो बोलो क्या विपक्ष में विचार दोगे?
हम्म, बोलो, मैं पढ़ाऊं। विपक्ष में क्या विचार दोगे? यूपीएससी में दोनों तरफ बोलना होता है ना, और फिर बाद में विचार बैलेंस करना होता है। थाली बैंगन की तरह होता है ये। बोलो, तुम लोग सब प्रोग्रेसिव होना चाह रहे हैं। लड़कियां लड़कियां ना बोले, लड़के बोले। हाँ। हम्म, बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये 17 साल में हुआ। देखो, जब अपने यहाँ ये बात आपकी मान लिया कि एक साल में अगर 18 के भी हो जाते तो क्या ही हो जाता, है ना? यही तो पॉइंट है ना, कि 17 साल के हैं, 17 साल बोले हो ना आप, 17 ही बोले हो ना? तो हाँ, वो दोनों 17 के थे ना, वो 21 का था। ठीक है। तो ये एक लीगल मामला बना और वहां पर गया। ठीक। कोर्ट देखती लीगल मैटर्स। हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी की चीजें। तो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आती है? वो लड़की को किस नजर से देखा जाता? माँ बाप सोचते हैं कि दूसरे घर का बोझ नहीं, तो अपने घर का बोझ। दूसरे घर का गहना और अपने घर का बोझ। ठीक। तो ये जो बर्डन है, ये जो बर्डन है, ठीक, अगर इसके साथ कोई अनयूजुअल प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? फला ढमका, ऐसे जो माइंडसेट हैं वो चलते हैं। इसको मैं ज्यादा क्यों पढ़ाऊं? ये तो जाएगी, चाहे आईएएस बन जाए तभी दूसरे के घर ही जाएगी। ये सब जो कार्यक्रम है ठीक, माइंडसेट से रिलेटेड ये सब चीजें लोगों के मन में रहती। हाँ, बिल्कुल अपसेट है। लेकिन अब देखो, जब हिंदुस्तान में बहुत ही, मतलब कह सकते हो कि अनरियलिस्टिक प्रैक्टिसेस चलती हैं, ये अपसर्ट हमें आपको लगते हैं, क्योंकि हम आप पढ़ लिख रहे हैं और हिंदुस्तान की टॉप सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, ठीक, तब आपको लगते हैं। लेकिन एक ऐसे आदमी से बात करो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, या ये बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, उसकी अपनी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, तो फिर वो देखता। डवरी तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक, वो तो उसके दिमाग में आएगा, और कहीं ना दहेज न बढ़ जाए। अभी तो लड़का 6 लाख में मिल रहा है, बाद में तो ये भी नहीं मिलेगा। ठीक। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये एक आदमी के लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, या ऐसे वर्ग विशेष के लिए परेशानी क्रिएट करते हैं। वहां पर लोग चाहते हैं कि ये जितना जल्दी इनकी जो है शादी हो जाए तो ठीक। अपसर्ट है, वाहियात है, अपसर्ट ही नहीं बल्कि वाहियात है। ठीक। लेकिन है, क्योंकि सोसाइटी काम करती, तो इसीलिए बहुत ही रूढ़िवादी ढंग से सोसाइटी चलती, बहुत रूढ़िमेंट्री ढंग से भी काम करती सोसाइटी। चलो लिखो। विवाह का स्वरूप लिख लिया ना, तलाक और परित्याग दर लिखिएगा। परित्याग दर कल लिखाएंगे, फिर थक गए। थोड़ा ये खत्म करो, फिर बंद करते हैं। चलो चलो चलो, लिखो लिखो, लिखे लिखिए। चलो 2-3 हेडिंग लिखो, बस खत्म करते हैं। ठीक, लिखो। ठीक है, ठीक है। डाइवोर्स एंड डिसर्शन रेट। तलाक एवं परित्याग दर। तलाक एवं परित्याग की दर लिखेगा। तलाक के लिए रिलैक्स्ड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। हाँ, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। नहीं बेटा, ये कैसे लिख सकते हो आप? रिलैक्स्ड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस फॉर डाइवोर्स हैव वर्चुअली अफेक्टेड। तलाक के लिए शिथिल विधायी प्रावधानों ने आर्थिक समृद्धि
कानूनों ने आर्थिक समृद्धि व इंटरनेट कनेक्टिविटी affected the stability of marriage, comma, particularly in the urban areas due to economic prosperity and internet connectivity. इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में विवाह की स्थिरता को प्रभावित किया है। अब जैसे क्या है कि राइट्स हैं, लड़कियों को या महिलाओं को राइट्स अपने पता हैं, क्या अधिकार है उनके, ठीक, उनको डोमेस्टिक वायलेंस कानून के बारे में पता है, ठीक, तो ऐसे तमाम चीजें हैं, वो इंटरनेट का यूज कर रही हैं, वो चीजों को देख रही हैं कि मेरे पक्ष में चीजें आ सकती हैं, मेरे फेवर में कानून है, तो वो डिसीजन लेती हैं। वो एक तरह से कि तुम्हें 7 जन्म का रिश्ता, वो फला पति परमेश्वर टाइप वाले कंसेप्ट से ऊपर मामला बन चुका है, ठीक, ये माइंडसेट चेंज होने की वजह से और फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से है। लेकिन एक खास तबका ऐसा भी है जो अभी भी वो पति परमेश्वर और जो है 7 जन्म का रिश्ता टाइप में अभी चल रहा है। तो ये तब होगा जब आप रेशनल थिंकिंग होगी, जब आप पढ़े लिखे होगे, थोड़ा बहुत चीजों को जानते होगे, आपको लगता है कि मेरी बात सुन ली जाएगी। अदरवाइज तो लोग बर्दाश्त ही करते हैं, शहरों में भी बर्दाश्त करते हैं बहुत बार। तो ऐसा अगला लिखेगा लिव इन रिलेशनशिप, हिंदी में लिखेंगे सह संबंध। लिव इन रिलेशनशिप इसमें लिखिएगा लिव इन रिलेशनशिप लीगल राइट है कि नहीं है, लिखो, लिखेगा दे आर ऑन द स्टीडी ग्रोथ इन इंडिया, भारत में विवाह से पूर्व साथ में रहने वाले नवयुवक और नवयुवतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट held that living together come under the life and liberty। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह से पूर्व रहने वाले लोगों के लिए इसे अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। टुगेदर केम्स अंडर द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। मूल अधिकार घोषित किया है अनुच्छेद 21 के तहत। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, अब आप लोग छुट्टी चाहते हो ना? ठीक है, तो कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बोलो। हाँ भाई, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।